जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने अब अपने पुराने 105 mm तोपों की जगह 155 mm की आधुनिक तोपें लानी शुरू कर दी हैं। ATAGS, धनुष और K9 वज्र जैसी तोपें दोस्तों दुश्मन को दर्जनों किलोमीटर दूर से निशाना बना सकती है। इवन दोस्तों, पिनाका का नया सिस्टम जो है वो 120 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता भी हासिल कर चुका है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि यह हथियार अब सब भारत में ही बन रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये कहा जा रहा है कि भारत हो सकता है कि आने वाले वक्त में दुनिया की अगली फायर पावर सुपर पावर बन जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय सामने आई है जो बताते हैं कि भारत को असली ताकत तभी मिल सकती है जब इन हथियारों को ड्रोन, सैटेलाइट, AI और रियल टाइम टारगेटिंग नेटवर्क से जोड़ा जाए। मतलब आपको केवल तोपों की संख्या नहीं बढ़ानी है बल्कि उनकी सटीकता और नेटवर्किंग को भी बढ़ाना पड़ेगा। और नो डाउट दोस्तों, आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे ताकतवर आर्टिलरी ताकतों में शामिल हो सकता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना और HAL का एक बड़ा प्लान सामने आया। हाल ही में एक तस्वीर भी देखी गई थी जिसमें कि भारतीय नौसेना के लिए एक NCATS लॉयल विंगमैन UCAV जो है वो देखा गया है। बताया जा रहा है कि HAL और भारतीय नौसेना मिलकर एक ऐसे स्टेल्थ ड्रोन पर काम कर रहे हैं जो रफाल मरीन और MiG-29K के साथ मिलकर युद्ध लड़ सकता है। मतलब ये एक लॉयल विंगमैन का पूरा कॉन्सेप्ट होगा। और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि इसे आप ये मत समझिएगा कि ये हमारे पास जो कैट्स वॉरियर जो इस वक्त बन रहा है ये उसका नेवल वेरिएंट नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह एक नया और ज़्यादा बड़ा कॉम्बैट ड्रोन ये हो सकता है। रिपोर्ट्स इवन बताती है कि ये करीबन 1 टन हथियार ले जाने में सक्षम होगा, जबकि जो मौजूदा हमारा कैट्स वॉरियर है वो केवल 650 किलो का पेलोड ले जा सकता है। इवन इस नए NCAT लॉयल विंगमैन UCAV में फोल्डिंग विंग्स, स्टाइल डिज़ाइन और एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता भी होगी, जो कि इसे अपनी कैटेगरी का सबसे खतरनाक UCAV बनाएगी। मतलब दोस्तों, ये जंग के दौरान दुश्मन के एयर डिफेंस में पहले घुस सकता है, टारगेट खोज सकता है, मिसाइल तक दाग सकता है और यहाँ तक कि दुश्मन को भ्रमित करने के लिए डिकॉय की तरह भी काम कर सकता है। हालांकि यहाँ पर थोड़े बहुत चैलेंजेस ज़रूर आएंगे सामने, क्योंकि कैरियर बेस्ड ड्रोन बनाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इस तरीके के ड्रोन्स को समुद्र के जो खारा वातावरण है, तेज झटके वाली जो लैंडिंग है और इवन डेक ऑपरेशंस है वो सब झेलने पड़ेंगे। यानी कि इन सब बैरियर्स को उसे पार करना होगा। और अगर वाकई में भारत इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेता है तो नो डाउट इंडियन नेवी दुनिया की उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी जिनके पास कैरियर बेस्ड लॉयल विंगमैन कॉम्बैट ड्रोन होंगे। फिलहाल दोस्तों, भारतीय नौसेना के NCATS पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अक्सर आप लोग एक सवाल पूछते हैं, क्या हम तेजस मार्क 1 में किसी नए इंजन को लगा दें ताकि इसे और ताकतवर बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, जितना ही आपको सुनने में आसान लग रहा है ना, हकीकत बिल्कुल इससे अलग है। दोस्तों, हाल ही में HAL के एक सीनियर इंजीनियर हैं जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 1A का इंजन बदलना सिर्फ इंजन स्वैप नहीं होगा बल्कि लगभग एक नया फाइटर जेट बनाना जैसा काम होगा, क्योंकि तेजस का पूरा डिज़ाइन GF404 इंजन के आसपास ही तैयार किया गया है। और अगर आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि क्या हम इसमें साफरान, M88 या फिर कावेरी इंजन लगा सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर हम तेजस में इन दोनों इंजनों को लगाएंगे तो हमें सबसे पहले अपने तेजस फाइटर जेट के एयर इनटेक, इंजन माउंट, फ्यूल सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और यहाँ तक कि पीछे का जो फ्यूजलाज है वो भी बदलना पड़ सकता है। मतलब सिर्फ इंजन नहीं, फाइटर जेट के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को फिर से डिज़ाइन करना होगा। और सबसे बड़ी बात, नए इंजन के साथ 300 से 500 घंटों की फ्लाइट टेस्टिंग की जाएगी, हथियारों की दोबारा से सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी और सालों का जो वैलिडेशन प्रोसेस है वो भी यहाँ पर लग सकता है। मतलब इस पूरे काम में लगभग 7 साल या उससे ज़्यादा का टाइम लग सकता है। और यही वजह है कि अब भारत ने अपने नेक्स्ट यानी कि जो तेजस मार्क 2 है उसको शुरू से ही एक पावरफुल GF414 इंजन के लिए डिज़ाइन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कावेरी इंजन बेकार हो गया। कावेरी को तो आप सबको मालूम है कि इसे UCAV और भारतीय इंजन टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और UCAV में तो इसका इस्तेमाल जल्द ही होगा। फिर भी दोस्तों ये बात सामने आएगी कि हमें फिर अमेरिका के आगे GF414 इंजन के लिए भी हाथ फैलाने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि F404 इंजन का क्या हाल है, ऐसे ही अमेरिका कुछ भी कर सकता है। यही वजह है कि भारत को अब अपने जेट इंजन पर काम बहुत सीरियसली करना पड़ेगा। जल्द से जल्द हमें इंजन पार्टनर ढूंढकर अपना खुद का इंजन डेवलप करना शुरू करना होगा, नहीं तो ये डिपेंडेंसी हमें और ज़्यादा खतरे में डाल सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि भारतीय वायुसेना इस साल ब्रिटेन से पुराने जागुआर फाइटर जेट्स को खरीद रही है। ऐसे में अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जागुआर फिर से इंडियन एयरफोर्स में वापसी कर रहा है, तो इसका जवाब
बिल्कुल ना है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भारतीय वायुसेना ब्रिटेन के जो 9 रिटायर्ड जागवार खरीद रही है, उन्हें उड़ाने के लिए नहीं खरीद रही है, बल्कि उनके स्पेयर पार्ट्स निकालने के लिए नहीं खरीद रही है। क्योंकि दोस्तों आज भारत दुनिया का वो आखिरी देश है जो कि जागवार फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, ओमान और दूसरे देशों ने अपने जागवार्स को सालों पहले रिटायर कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स करीबन 6 जागवार स्क्वाड्रंस को ऑपरेट करती है और ये फाइटर जेट अगले दशक तक उड़ते रहेंगे। यही वजह है कि रिटायर्ड एयरक्राफ्ट के इंजन, लैंडिंग गियर, हाइड्रोलिक सिस्टम और जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। आमतौर पर एयरफोर्स पुराने विमान तभी हटाती है जब नए एयरक्राफ्ट आते हैं, लेकिन भारत में समस्या दूसरी तरीके की है। हमने पुराने मिग फाइटर जेट्स को रिटायर करना शुरू कर दिया है। जागवार भी अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। ऐसे में हमारे पास तेजस मार्क 1 और जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं उनकी जो इनकमिंग है, यानी कि उनकी शामिल करने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो है। यही वजह है कि दोस्तों जागवार खरीद की असली कहानी स्पेयर पार्ट्स नहीं है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस गैप की कहानी है। जब तक हमारे पास नए फाइटर जेट्स बड़ी संख्या में नहीं आते, तब तक हमें इन पुराने जागवार से काम चलाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और नई रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स अब हेल क्लास यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। ये ऐसे ड्रोन्स होंगे जो हज़ारों किलोमीटर दूर तक निगरानी करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हमला भी कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर भारत के सामने 2 बड़े ऑप्शंस भी हैं। पहला है एडी का हेल यूकैफ प्रोग्राम, जो लंबे समय तक निगरानी और स्ट्राइक मिशन दोनों कर सकता है। दूसरा है HAL और AD का जॉइंट जेट पावर स्टेल्थ यूकैफ, जिसे दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर डीप स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इवन यहाँ पर AD अपने स्विफ्ट प्रोग्राम पर आधारित फ्लाइंग विंग यूकैफ को भी पेश कर रही है। ये छोटा, स्टेल्थी और कम लागत वाला ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन अच्छे हैं दोस्तों ये सारे, लेकिन असली सवाल पता क्या है? वो ये है कि क्या भारत को लंबे समय तक उड़ने वाले टर्बोप्रॉप हेल क्लास के ड्रोन चाहिए, या फिर हमें स्टेल्थ जेट यूकैफ चाहिए जो कि दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर सके। यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भैया भविष्य में दोनों तरीके के ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी। एक दुश्मन पर नजर रखेगा, दूसरा उस पर हमला करेगा। और मान लीजिए दोस्तों ये प्रोजेक्ट हमारा अगर बिल्कुल रेडी हो जाता है, तो भारत के पास आने वाले सालों में अपने खुद के एडवांस ISR और कॉम्बैट ड्रोन सिस्टम्स होंगे जो कि हमारी खुद की टेक्नोलॉजी पर बने होंगे। वहीं दोस्तों सोलर डिफेंस, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल के सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स को बनाती है, अब इस कंपनी का एक नया स्टेटमेंट सामने आया। कंपनी ने कहा कि अगस्त से, यानी कि जो आने वाला अगस्त है, उससे हर महीने 12 बूस्टर्स बनाने की कंपनी तैयारी कर रही है। मतलब हर महीने 12 बूस्टर्स बनेंगे ब्रह्मोस के। अगर कंपैरिजन करें दोस्तों 2019 से 2026 के बीच, तो कंपनी ने आमतौर पर केवल 1 से 2 जो बूस्टर हैं वो हर महीने बनाए थे, लेकिन अब प्रोडक्शन क्षमता लगभग 10 गुना बढ़ रही है। सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दी ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, भारतीय सेना नए ब्रह्मोस रेजिमेंट अपने साथ जोड़ रही है और जो हमारे फ्रंटलाइन युद्धपोत हैं उन पर ब्रह्मोस को डिप्लॉय किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स भी एयर लॉन्च ब्रह्मोस की संख्या बढ़ा रही है और कारण यहीं पे खत्म नहीं होता। आपको मालूम है कि विदेशों से भी ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट के ऑर्डर लगातार बढ़ रहे हैं। इवन दोस्तों यहाँ पर सोलर डिफेंस की बात की जाए तो ये कंपनी केवल अब बूस्टर डेवलप नहीं कर रही है ब्रह्मोस के लिए, बल्कि ब्रह्मोस के लिए भारत का पहला स्वदेशी वॉरहेड भी डेवलप कर चुकी है। यानी कि ब्रह्मोस अब पहले से ज्यादा भारतीय बनती जा रही है। दोस्तों DRDO और कल्याणी ग्रुप ने भारत का नया नेक्स्ट जनरेशन वैप 8x8 पेश किया और ये सिर्फ एक आर्मर्ड व्हीकल नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता बैटलफील्ड मॉन्स्टर है। इस नए वैप में भी वही 30 mm की 2A42 कैनन लगाई गई है जो BMP-2 में इस्तेमाल हो रही है। इसके जरिए हम दुश्मन के जो बख्तरबंद वाहन हैं, उनके बंकर्स हैं, ड्रोन हैं और यहाँ तक कि लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्हें निशाना बना सकते हैं। इसके साथ 12.7 mm की हैवी मशीन गन और 7.62 mm की कोएक्सल मशीन गन भी इसमें लगाई गई है। लेकिन दोस्तों असली गेम चेंजर है इसकी एंटी टैंक क्षमता। मतलब इसमें MP-ATGM मिसाइलें लगाई जा सकती हैं जो कि दुश्मन के टैंकों को लंबी दूरी से खत्म कर सकती हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि इसमें साफरान का पेसियो साइट सिस्टम भी दिया गया है, जिससे कमांडर और गनर दिन और रात किसी भी मौसम में दुश्मन को खोज और निशाना बना सकते हैं। और अगर दुश्मन आपको लेज़र से टारगेट कर रहा है तो यहाँ पर सांप का जो लेज़र वार्निंग सिस्टम है वो तुरंत चेतावनी देगा और अपने काउंटर मेजर्स को एक्टिव कर देगा। और सबसे दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है कि ये वाहन केवल ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी पर भी चलेगा। बाकायदा इसका पंप जेट प्रपल्सन और एम्फीवियस डिज़ाइन इसे नदियों और जो वाटर हर्डल्स हैं उन्हें पार करने में सक्षम बनाता है। मतलब साफ है दोस्तों कि भारतीय सेना को आने वाले वक्त में एक मॉडर्न, नेटवर्क सेंट्रिक और कहीं ज़्यादा घातक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल मिल सकता है। वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स को चाइना के J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट मिल जाते हैं तो इन फाइटर जेट्स में
LD-8A एंटी रेडिएशन मिसाइल लगी होगी और ये मिसाइल स्पेशली दुश्मन के रडार को खोजकर खत्म कर सकती है। यहाँ पर सबसे बड़ी टेंशन पता क्या है, वो ये है कि J-35 अपने इंटरनल वेपन वे में छिपाकर इसे ले जा सकता है, जिससे कि इसकी स्थल क्षमता बनी रहेगी। और LD-8A की अनुमानित रेंज जो है वो 160 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही है। मतलब ये दुश्मन के एयर डिफेंस रडार को दूर से ही निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों भारत के पास अपना S-400 भी है, लेकिन यह अकेला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर भारत अपनी एयर डिफेंस को आकाश NG, MR-SAM, QR-SAM, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मोबाइल डिप्लॉयमेंट के साथ लेयर्ड नेटवर्क में बदल रहा है। और जंग में दोस्तों केवल आप ये मत समझिए कि सामने वाला अगर स्टेल्थ फाइटर जेट लेकर आ रहा है तो वो जीतेगा, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में दोस्तों मिसाइल या फाइटर जेट जंग नहीं जिताते हैं, बल्कि आपके सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिकॉयज और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जो है वो आपकी जंग की जीत तय करते हैं। इसी वजह से अब भारत अपने AMCA, स्टेल्थ ड्रोन और जो नए सीड और डेड हथियार हैं उन पर भी काम कर रहा है। ऐसे में J-35 और LD-8A का जो कॉम्बिनेशन है वो भारत के लिए चुनौती तो बन सकता है, लेकिन इसे भी काउंटर किया जा सकता है। और ऐसे में भारत अपनी तैयारियों को काफ़ी तेज कर रहा है, यानी कि पूरे कॉम्बैट नेटवर्क को तैयार कर रहा है। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।